नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ में और ऋतिका पांडे हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। हमारा उत्तराखंड, जी हाँ, उत्तराखंड की बड़ी खबरों से शुरुआत करें बुलेटिन की तो जैसे बात करते हैं वर्तमान में मौसम की। शुष्क बना हुआ है, हम सभी जानते हैं, और अगले कुछ दिनों में इस तरह का मौसम रहने वाले की संभावना भी बताई जा रही है। 4 दिसंबर से राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं जैसे तापमान और गिरावट आ सकती है, विशेष रूप से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं कुछ बहुत हल्की वर्षा और बर्फबारी भी हो सकती है। बता दें आपको, मौसम विभाग के निदेशक चंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि अगले 4 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस के गिरावट के बीच हो सकता है। सुबह और शाम के समय ठंड अधिक रहेगी, जबकि दोपहर में धूप निकलने से तापमान और थोड़ी बढ़ सकता है। इस शुष्क मौसम और ठंड के बढ़ने पर कारण थोड़ी असुविधा लोगों को हो सकती है। देहरादून से मोनू राजपूत की विशेष रिपोर्ट। देखिए, आने वाले समय में अभी जो है हम 5 से 8 के बीच में हल्की सी मध्यम जो है हल्की से बहुत हल्की बारिश की और उम्मीद कर रहे हैं। कुछ जो नॉर्दर्न जो हमारे ज़िले हैं, जैसे उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़। इसके अलावा जो है रुद्रप्रयाग हो गया और इधर बागेश्वर हो गया, वहाँ पे भी कुछ इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकता है। और जो हाइट वाले इलाके हैं 3500 मीटर से ऊपर वाले, वहाँ पे हल्की स्नोफॉल का जो है संभावनाएं बन रही है। तो अभी जो है अगले जो 7 दिन के अंतराल में ये हमारे को ऐसी संभावनाएं बन रही है। बाकी जो हमारे मैदानी और निचले इलाके हैं, वैली वाले इलाके हैं, वहाँ पे हमारे को जो है कुछ जगह पे अभी तो ऑलरेडी वैली में हमको फॉग हो रहा है। और फॉग अभी आगे भी हमको यही उम्मीद है कि ऐसा फॉग बना रहेगा। ग्राम देहरी में घरों की छतों से लगभग 2 से 3 फीट की दूरी पर गुजर रहे विद्युत लाइनों के खतरे को लेकर ग्रामीण चिंता में है, और वाजिब सी बात है। इस संबंध में मंगलवार को उत्तराखंड दलित वाल्मीकि समाज सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि घरों के ठीक ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों की वजह से कई हादसे हो चुके हैं। करंट लगने के कारण गाय की मृत्यु तक हो चुकी है। दुखद खबर है, और बच्चों को चोटें भी आई हैं। छोटे बच्चे अक्सर छतों पर चले जाते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने एसडीएम से आग्रह किया है कि इस विद्युत लाइनों को जल्दी से जल्द सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, रोका जा सके, क्षेत्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बाजपुर से सलीम रजा की स्पेशल रिपोर्ट। ये नमूना दोहरी के लोग हैं ये, और खेता सिंह कॉलोनी में सबका निवास स्थान है। इनके घरों के ऊपर से 11,000 की लाइन गुजर रही है, जो काफ़ी समय से ये लोग लिख के प्रशासन को दे चुके हैं। आज ये आए हैं, और मैं 2-4 दिन पहले इनके एरिया में गया था। मैंने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इन्होंने कहा मुझसे कि भाई ये आए दिन यहाँ पे बच्चों को काफ़ी करंट लग चुका है, और आकस्मिक मौतें भी वहाँ पर हो चुकी हैं, और ये लाइन हटवाई जाए। तो मैं आया हूँ एसडीएम महोदय के पास। एसडीएम यहाँ पर नहीं है, तो उनके पेशगार को हमने ज्ञापन दिया है, और ये लाइन जो हटनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि सारे ही आप देख रहे हो, सारे सब ग्रामवासी हैं, सब ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए लोग हैं, और कई बार आग भी लग चुकी है करंट लगने से, समझे नहीं। तो इसीलिए अगर ये सब चीज़ नहीं होती है तो फिर इन ग्रामीणों के साथ उपवास भी रखेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। क्योंकि देखा कि क्षेत्र में कई जगह पर विद्युत विभाग के कहने पर से, जैसे भोना में भी कई जगह पर जो लाइन हटाई गई है, लाइन बढ़ाई गई है। तो ये काम जब हो सकता है तो इनका भी होना चाहिए। बॉलीवुड के लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां पहुंचाने के बाद शहर का माहौल भावुक हो गया है। देओल परिवार ने पीलीभीत हाउस के घाट पर विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन किया है। देख सकते हैं विजुअल में, प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी ताकि कार्यक्रम जो है शांत और गरिमापूर्ण रूप से संपन्न हो सके। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल सहित परिवार के कई सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। परिवार कल से पीलीभीत होटल में ठहरा हुआ था, जहां अस्थियां सुरक्षित रखी गई थी। परिवार ने पूरे कार्यक्रम को निजी रूप से करने का निर्णय लिया और मीडिया से दूरी बनाए रखी है। इसका उद्देश्य अंतिम विदाई को सम्मानपूर्वक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना था। वहीं आपको बता दें, इस भावपूर्ण अवसर पर शहरवासियों अवसर पर फिल्म जगत और शहरवासियों और हरिद्वार वासियों के बीच गहरी संवेदनाएं जगाई गई हैं। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। और ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया है। प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह राणा के नेतृत्व में मेन बाजार, कटहरा बाजार, जमा मस्जिद, शराफा बाजार, घास मंडी और कस्बा
जी हाँ, कस्बावान क्षेत्रों में फ्लैग मार्च आयोजित किया गया है। अवैध रूप से सड़क पर रखे गए रेडी, ठेले और दुकान से बाहर अतिक्रमण हटाए गए हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल यातायात जाम की समस्या को कम करना है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और राहगीरों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। ज्वालापुर पुलिस ने दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। स्थानीय लोग और व्यापारी पुलिस की इस पहल की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि इससे बाजारों में व्यवस्थित और सुरक्षित माहौल बनाए रखने में मदद मिलेगी। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं दिसंबर। जी हाँ, 4 दिसंबर से मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ जिलों में हल्की बारिश होने और 3500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इस आपको बता दें, सूखी ठंड से लोगों को आंशिक राहत मिलेगी। वहीं संभावित मौसम बदलाव को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही ठंड और शीतलहर से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अलाव और रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश चुके हैं। इस क्रम में ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में दवाइयां, ईंधन, खाद्यान्न और जरूरी वस्तुओं का भंडारण कराया जा रहा है, ताकि रास्ते बंद होने पर लोगों को परेशानी ना हो। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया है कि सभी जिलों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 23 दिसंबर को शीतलहर से बचाव पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें तैयारियों की समीक्षा होगी। जरूरत के अनुसार जिलों को बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। देहरादून से मोनू राजपूत की स्पेशल रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा लगातार हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं और हम लोगों ने जनपदों को निर्देश भी जारी किए हैं कि शीतलहर से बचाव की तैयारी कर ली जाए। जनपदों द्वारा इसमें तैयारी कर ली गई है। अब देख रहे हैं देहरादून नगर निगम में या अन्य नगर निकायों में जहाँ जहाँ आवश्यक है सब जगह अलाव दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। कंबल वितरण के बारे में कहा गया है और जहाँ रास्ता बंद होने की संभावना होती है, जहाँ बर्फबारी के कारण रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अगले फरवरी तक के लिए राशन और आवश्यक जो संसाधन है, जिसमें पेट्रोल के डीजल का भंडारण, खाद्यान्न का भंडारण, दवाइयों का भंडारण और जो आवश्यक सामग्री है उसका भंडारण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार से जहां भी रेन बसेरी की आवश्यकता है, एक सर्वे करके देख लिया जाए कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर सोते हैं, उनके लिए रेन बसेरी की व्यवस्था कर ली जाए। और हम लोग बहुत जल्दी एक कार्यशाला 23 तारीख को हम लोग प्रस्ताव कर रहे हैं, जिसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत सहकारिता मेला 2025 का उद्घाटन बड़े उत्साह के साथ ऋषिकुल मैदान में हुआ है। मुख्य अतिथि विधायक मदन कौशिक ने कहा है कि सहकारिता आंदोलन से लोग स्वयं सहायता समूह बनाकर स्थानीय उत्पाद तैयार कर रहे हैं, जिससे रोजगार और आय के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह मेला स्थानीय उत्पादों को नई पहचान देगा और उन्हें बड़े बाजार से जोड़ने में मदद करेगा। विधायक ने बताया है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल जमीन पर देखने को मिल रही है। इससे महिलाओं और युवाओं में आत्मनिर्भरता की दिशा मजबूत भी हो रही है। वहीं बात करें तो सभी अतिथियों ने दीप जलाकर और रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया है। मेले में लगाए गए स्वयं सहायता समूह की स्टॉल्स को लोगों का ध्यान खींचा है। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। आज हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा, प्रदेश के सहकारिता विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह के सहकारिता मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत हरिद्वार जिले में भी आज यहाँ पर आज से लेकर 8 तारीख तक चलने वाले सहकारिता मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। और निश्चित रूप से पिछले 8 वर्षों में केंद्रीय सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी राज्य सरकार ने कोऑपरेटिव के क्षेत्र में काम किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटियों को कंप्यूटराइज करने का, उनको डिजिटलाइज करने का और साथ ही साथ बहुउद्देशीय काम उनको दिए हैं, इससे सहकारिता का क्षेत्र बहुत वाइड हुआ। और चाहे वो किसानों की आय दुगना करने वाला विषय हो, लखपति बीवी बनाने वाला विषय हो, और के द्वारा पूरे प्रदेश भर में जनपदों के मुख्यालय में इस प्रकार के आयोजन मेले के जो सहकार संबंधित किए जा रहे हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हरिद्वार के इस ग्राउंड पर सहकारिता मेले का आज उद्घाटन किया और इस सहकारिता मेले के माध्यम से जनपद भर में जो हमारे ऐसे लोग हैं जो सहकारिता के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शन तैयार करते हैं, कुछ भोग की ऐसी वस्तुएं बनाते हैं। आज वो भी जहाँ जनता के लिए एक आने वाले समय में एक ऐसा जिसे कहते हैं लोकल फॉर वोकल कि एकदम लोकल को हर घर में कैसे पहुँचे, सहकारिता इसके लिए एक सशक्त माध्यम है।
उत्तराखंड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद सहकारिता एक आंदोलन के रूप में चलाया गया और उसमें लगभग मैं कहूँ करोड़ों करोड़ों लोगों को रोजगार से जोड़ा गया और आज उसी परिप्रेक्ष्य में लोगों की जानकारी में रहे, आम लोगों तक इस मेले के माध्यम से वो सारी पहुंचे जो और माननीय सहकारिता मंत्री जी के दिशा निर्देशन में आज हमारा सहकारिता मेला हरिद्वार जिले में कृषिपुर मैदान में उसका प्रारंभ हो चुका है, अभी शुभारंभ हो चुका है। ये हमारा 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक 7 दिवसीय मेला रहने वाला है, जिसमें हमारा विभिन्न प्रकार के हमारे विभागीय स्टॉल, हमारे सहकारी समितियों के, सहकारी संस्थाओं के, स्वयं सहायता समूह के, महिलाओं के स्टॉल लगेंगे और इसके अतिरिक्त यहाँ पे प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं और बच्चों यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं। स्कूली बच्चों के भी आज हमारे चित्रकला, वाद विवाद, नृत्य प्रोग्राम ये आयोजित किए गए, रस्साकस्सी का भी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो इस प्रकार से हमारा ये सहकारिता, जो कि हमारा सहकारिता से आध्यात्मिक समृद्धि हमारी थीम है, उस पर हमारा मेला अभी 2 से 8 दिसंबर तक लगातार चलता रहेगा। और अगली खबर देख रहे हैं, डोईवाला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने देहरादून बार एसोसिएशन द्वारा चैम्बर निर्माण को लेकर चल रही हड़ताल को समर्थन देते हुए 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वकीलों ने न्यायालय कार्य पूरी तरह से ठप रखते हुए धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि देहरादून में अधिवक्ताओं के लिए उपलब्ध कराए जा रहे चैम्बर अपर्याप्त हैं और सरकार को अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए भूमि आवंटित करनी चाहिए। आपको बता दें, परवादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष फूल सिंह वर्मा ने कहा है कि यह लड़ाई अधिवक्ताओं के अधिकारों और भविष्य से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया है कि देहरादून में पिछले 25 दिनों से वकील इसी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकी है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाती, आंदोलन जारी रहेगा। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। हड़ताल देहरादून के अधिवक्ता गणों ने की है, हम पूर्णतः उनके समर्थन में हैं और हम हर तरह से जो है अपनी जो अधिवक्ताओं की मांग है, हर तरह से जो है जितना भी प्रयास होगा हर संभव उनकी मदद भी करेंगे, उनके साथ भी रहेंगे और कोर्ट न्यायालय का बहिष्कार भी करेंगे। जैसा उनका दिशा निर्देश होगा उनके कहने के अनुसार हम करते रहेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि देहरादून में विगत वर्ष नए कचहरी की निर्माण हुआ है। नए वाले कचहरी के स्थान पर अधिवक्ताओं को बैठने के लिए मात्र 5 बीघा जमीन मिली है, जबकि जो पुराना कोर्ट परिसर था उसमें लगभग 65 बीघा जमीन में अधिवक्ताओं के चैम्बर बने हुए थे। जो 5 बीघा जमीन मिली है उसमें देहरादून के 5000 अधिवक्ताओं, स्टाम्प बाइंडर, टाइपिस्ट, मुंशी, क्लर्क और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कोलापार हेलीपैड पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इसके बाद वे सीआरपीएफ परिसर काठ गोदाम में आयोजित अर्धसैनिक बलों के पूर्व सैनिक सम्मेलन में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने वीर भूमि उत्तराखंड के गौरव को सलाम किया है। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं बल्कि वीर भूमि भी है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को उन्होंने शत नमन किया है। उन्होंने 5वें धाम सैन्य धाम के निर्माण में तेजी लाने के लिए जानकारी दी है। वहीं सीएम ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि अतिक्रमण और फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर डेमोग्राफिक बदलाव रोकने के लिए सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों को सबक सिखाया जाएगा और प्रदेश को डेमोग्राफी सुरक्षित रखने के लिए व्यापक कार्रवाई जारी रहेगी। हल्द्वानी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां संतान दायनी शक्ति शिरोमणि माता अनसुया का 2 दिवसीय मेला विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ बुधवार को शुरू हो गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट और बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने मेले का शुभारंभ कर पूजा अर्चना की है। आपको बता दें, दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर क्षेत्र की सभी देवियों की डोलियां माता अनसुया के दरबार पहुंची है। निसंतान निसंतान दंपति और भक्तजन अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आपको बता दें दर्शन के लिए पहुंचे हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पर पैदल मार्ग पर किए हैं। जी आपको बता दें, पौराणिक मान्यता के अनुसार माता अनसुया ने अपने तप के बल पर त्रिदेव को शिशु रूप में परिवर्तित किया और यही 3 मुख वाले दत्तात्रेय का जन्म हुआ है। भक्तजन मानते हैं कि माता अनसुया के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। आपको बता दें, जहां इस वर्ष भी मेले में लोग संतान प्राप्ति और आशीर्वाद के लिए श्रद्धा भाव से उपस्थित हैं। चमोली से सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। लगातार हो रहे अवैध खनन के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मात्र सदन द्वारा जारी की गई वीडियो में अवैध खनन की गतिविधि सामने आने के बाद हरिद्वार खनन अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आपको बता दें
7 ट्रैक्टर ट्रॉली और 8 रिटेल अवैध खनन भंडारण को सीज कर दिया है। साथ ही संबंधित ई रमन पोर्टल को भी तत्काल निलंबित कर दिया है। आज प्रशासन ने स्टोन क्रशर को भी सीज करने की कार्रवाई की और अवैध खनन रोकने के लिए कार्रवाई जारी की। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा है कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश में कहीं भी अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लक्सर क्षेत्र में शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की गई और भविष्य में किसी भी हाल में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है और क्षेत्र में अवैध खनन रोकने का प्रयास तेजी से जारी है। लक्सर से जोनी चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। जनपद में जब भी अवैध खनन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हम लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि अवैध खनन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में कल हमको कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी लक्सर एरिया में अवैध खनन की, जिसके क्रम में हमने टीम भेजी थी और वहाँ पर कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलीज 6 से 7 ट्रैक्टर ट्रॉलीज कुछ अवैध भंडारण जो बनाए गए थे और आज भी हमारी कार्रवाई जारी है। आज भी कुछ स्टोन क्रशर्स और कुछ जगह आज भी छापेमारी की जा रही है। सभी जगह जहाँ जहाँ पर भी अनियमितता पाई जाएगी वहाँ पर हम प्रॉपर लीगल मानक अनुसार जहाँ जहाँ भी अवैध खनन के या तो भंडारण या फिर कोई स्टोन क्रशर अवैध रूप से चलता हुआ पाया जाएगा तो खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।